हेलो स्टूडेंट, लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने सेल डिवीजन के बारे में स्टडी किया। सेल डिवीजन क्या होता है और उसके दो टाइप्स भी देखे थे। इंट्रोडक्शन देखा था उसका, वो था माइटोसिस और मियोसिस। साथ ही में हम लोगों ने माइटोसिस और मियोसिस के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये भी देखा था। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस जो होता है उसमें क्या होगा, वन सेल से टू सेल फॉर्म होंगे और उनके क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे। मींस वन सेल गिव्स राइज टू टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल हैविंग सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज माइटोसिस। माइटोसिस में एक सेल के दो सेल बनेंगे और उन सेलों का क्रोमोसोम नंबर सेम होगा पेरेंट सेल जितना। तो ये एक से दो सेल कैसे होते हैं, इसमें क्या क्या इवेंट्स होंगे उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करते हैं। तो देखते हैं कैसे होते हैं। देखो इसके ऊपर मैंने माइटोसिस का एक डायग्राम निकाला हुआ है। यहाँ पे तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये पेरेंट सेल डिवीजन में जा रही है और लास्ट में दो डॉटर सेल हमें मिल रहे हैं। इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो अंदर का जो पार्ट है इसको न्यूक्लियस कहा है। न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड होता है, मतलब एक ही सेल के अंदर दो डॉटर न्यूक्लियस तैयार हो जाते हैं और ये न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और फाइनली हमें दो सेल्स मिलते हैं। तो दिखने में जितना आसान है उतना वो आसान होता नहीं। इसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं आइए देखते हैं। माइटोसिस जो है ये दो पार्ट में है, ठीक है। ये एक तरफ कैरियोकाइनेसिस और दूसरी तरफ साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या, न्यूक्लियर डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस में चार फेजेस पाए जाते हैं, एक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये जब चार फेजेस पूरे होते हैं तब कैरियोकाइनेसिस खत्म होता है, मतलब जो न्यूक्लियस है इसका डिवीजन यहाँ पे खत्म होता है। डिवीजन न्यूक्लियस का होने के बाद नेक्स्ट वाला पार्ट जो होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना, मतलब ये साइटोप्लाज्म डिवीजन होने इस वाले फेज में रहेगा और जैसे साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा वहां पे दो डॉटर सेल्स तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि प्रोफेज क्या होती है, मेटाफेज क्या होती है, एनाफेज क्या होती है और टेलोफेज क्या होती है। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम्स निकाले हुए हैं, हर एक फेज का मैंने डायग्राम निकाला हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको बता देता हूँ। मैंने जो सेल के अंदर डायग्राम में दिखाया है उसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वही दिखाया है। बहुत स्टूडेंट को ऐसा लगेगा कि सर सेल के अंदर तो बहुत कुछ रहता है, आपने क्यों नहीं निकाला, ठीक है। तो मैंने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि अगर वो पार्ट निकाला होता तो बहुत ज्यादा बेसिक हो जाता और स्टडी करने में डिफिकल्टी जाती। साथ ही में मैंने 4 ही क्रोमोसोम को यहाँ पे दिखाया है। हालांकि ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन 46 क्रोमोसोम को सेल के अंदर दिखाना ये काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए 4 क्रोमोसोम को लेकर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो जो पार्ट मैंने नहीं निकाला वो है, लेकिन काम का ही पार्ट मैं शो कर रहा हूं, ठीक है। तो देखते हैं अभी माइटोसिस में पहला फेज प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, मतलब जो सेल होती है उसमें क्या क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे सेल निकाली हुई है। सीएम मतलब सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद ये जो अंदर है ये न्यूक्लियस है। जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है उसको एनएम से मैंने डिनोट किया है। एनएम मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर ये जो पार्ट है ये है न्यूक्लियोलस। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है थ्रेड जैसा दिख रहा है इसको क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं और ये वाला जो पार्ट है इसको सेंट्रोसोम कहते हैं। बहुत लोगों को लगता है सर सेंट्रियोल होता है या सेंट्रोसोम होता है। इनिशियल लेवल पे सेंट्रोसोम होता है, सेल ऑर्गेनेल में। जब वो फेज
रीजन में जाती है तो सेंट्रोसोम स्प्लिट होकर सेंट्रियोल बन जाता है। ठीक है, यही देखना है हमें। तो अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, ये सब सेल जैसे दिखते वैसे पार्ट होगा, अभी तक कुछ चेंजेस नहीं हुए, मतलब सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, उसके बाद क्रोमैटिन फाइबर है और सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ, ये अर्ली फेज का कंडीशन है। उसके बाद हम लोग लेट प्रोफेज देखेंगे। लेट प्रोफेज में क्या क्या इवेंट्स होने वाले ये समझ लेते हैं। लेट प्रोफेज में जो होता है वो ध्यान से देखो, इसमें जो सेंट्रोसोम है वो स्प्लिट हो गया और स्प्लिट होने के बाद ये अपोजिट पोल की तरफ अभी जा रहा है। यहाँ पे देखो मैंने एरो निकाले है, सेंट्रोसोम स्प्लिट एंड बिकम सेंट्रियोल एंड मूव्स टुवर्ड द अपोजिट पोल की तरफ जा रहा है। उसी के साथ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे मैंने ऐसे गैप दिखाई है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपियर। जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होने लगी है, डिसअपियर होने लगी है। उसके बाद न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होने लग जाता है। किस फेज में, प्रोफेज में। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपियर, न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपियर, और ये जो क्रोमोसोमल थ्रेड्स है ये क्या होंगे, बहुत ज्यादा कंडेंस होंगे और स्टार्ट टू विजिबल, दिखने की कोशिश करेंगे। जो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर था अभी वो क्रोमोसोम पूरी तरह से दिखने लगता है। तो ये सब इवेंट्स किस में हो रहा है, प्रोफेज में। तो प्रोफेज में ये डायग्राम निकालना है आपको और लिखना क्या है, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपियर, न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपियर, chromosome become more condensed and start to visible, centrosome split, become centriole and moves toward its opposite pole। ये सब इवेंट जो होंगे वो लेट प्रोफेज में होंगे। उसके बाद लेट प्रोफेज के बाद नेक्स्ट वाली जो फेज है वो है मेटाफेज। अब जो क्रोमोसोम दिखने लगे थे उसके बाद मेटाफेज में क्या होगा, यहाँ पे तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि जो सेंट्रियोल था वो कंप्लीटली अपने अपोजिट पोल के ऊपर पहुंच गया, साथ ही में न्यूक्लियोलस पूरी तरह से डिसअपीयर हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पूरी तरह से डिसअपीयर हो गई। उसके बाद क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल हो गए। अभी यहाँ पे देख रहे होगे तुम लोग, 4 क्रोमोसोम मैंने निकाले हैं, वो पूरी तरह से दिख रहे हैं। और सबसे मेन कैरेक्टर मेटाफेज का, ऑल द क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ ऑन अ इक्वेटोरियल प्लेन इन अ स्ट्रेट लाइन। तुम लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम मैंने दिखाया है वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन में अरेंज हुए हैं। यही मेटाफेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, इन विच फेज all the chromosome arrange themselves on an equatorial plane, तो आंसर में लिखना है मेटाफेज। मेटाफेज का ये प्राइम कैरेक्टर है कि सभी क्रोमोसोम एक स्ट्रेट लाइन में इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज हो जाते हैं। तो ये सब इवेंट्स किसमें हो रहा है, मेटाफेज में। तो मेटाफेज में ये क्रोमोसोम अरेंज करने के लिए इसमें जो ये डॉटेड लाइन दिख रही है ये है स्पिंडल फाइबर। जैसे तुम लोगों ने टग ऑफ वॉर देखा होगा, उसमें क्या होता है, एक रस्सी होती है, इधर के लोग और इधर के लोग दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, पुश करने की कोशिश करते हैं। जो ज्यादा स्ट्रांग होंगे उस तरफ वो रस्सी चली जाएगी। इसी तरह से ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम को किसने होल्ड कर रखा है, स्पिंडल फाइबर ने होल्ड किया है। कहां पे, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर को पकड़ के रखा है। दोनों तरफ के सेंट्रियोल इसको खींचने की कोशिश करेंगे और क्रोमोसोम अपने आप को क्या करेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन के एरिया में स्ट्रेट लाइन में खुद को अरेंज करेंगे। और इसी फेज को हम बोलेंगे मेटाफेज। सेकंड वाली फेज है किसकी, माइटोसिस की। इसके बाद की थर्ड वाली स्टेज, उसके बाद की जो नेक्स्ट स्टेज है वो है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज हुए थे मेटाफेज में, वो क्या हो जाते हैं, उसके सेंट्रोमियर रीजन से स्प्लिट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। यहाँ पे तुम लोग देखोगे तो ये 4 आर्म है, तो यहाँ पे 2 आर्म दिख रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है। तो वो क्या हो जाते हैं,
यहाँ से अगर वो जाएंगे सेंट्रोमियर से तो वो स्प्लिट हो जाएंगे, एक ऐसे इधर जाएगा और कुछ पार्ट ऐसे इधर जाएगा। तो एनाफेज में क्रोमोसोम स्प्लिट फ्रॉम देयर सेंट्रोमियर रीजन एंड मूव्स टुवर्ड द अपोजिट पोल, सेंट्रोइड की तरफ मूव हो जाते हैं और उसको खींचता कौन है, स्पिंडल फाइबर खींचते जो सेंट्रोइड से निकले हुए है। तो ये वाला जो कंडीशन है इसको कहा जाता है एनाफेज। एनाफेज में सिर्फ स्प्लिटिंग वाला पार्ट है, क्रोमोसोम अलग अलग पोल की तरफ चले गए और यही है एनाफेज। इसके बाद की स्टेज जो है वो है टीलोफेज। टीलोफेज में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ गए थे, अब वहां पे तुम लोगों को दो डॉटर न्यूक्लियस तैयार कर ऐसे दिख रहे टीलोफेज में। टीलोफेज के अगर दूसरा नाम दिया जाए तो हम लोग बोल सकते हैं रिवर्स ऑफ प्रोफेज। जो प्रोफेज में ये पार्ट डिसअपियर हो रहा था, टीलोफेज में वही पार्ट रीअपियर होगा। मतलब यहाँ पे कौन से इवेंट्स होंगे, जो क्रोमोसोम यहाँ पे गए थे तो क्रोमोसोम स्टार्ट टू बिकम क्रोमोसोमल फाइबर, जो क्रोमोसोम थे वो डिसअपियर होकर अभी थ्रेड जैसे क्रोमोसोमल फाइबर बनने लगेंगे। उसी के साथ न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएंगे। जो सेंट्रियोल था वो अपने पोजीशन पे आके सेंट्रोसोम बन जाएगा। मतलब एक ही सेल के अंदर दो डॉटर न्यूक्लियस तैयार हो जाते हैं, ऊपर की तरफ एक और नीचे की तरफ एक। देखो मैंने लिखा हुआ है टू डॉटर न्यूक्लियस गेट फॉर्म इन द वन सेल। एक ही सेल के अंदर दो डॉटर न्यूक्लियस तैयार हुआ, मतलब हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियर डिवीजन खत्म हो गया। कहां तक, कैरियोकाइनेसिस खत्म हो गया, जिसमें प्रोफेज भी हो गया, मेटाफेज भी हो गया, एनाफेज भी हो गया, अब टीलोफेज भी हो गया। जैसे यहाँ पे एक ही सेल के अंदर दो डॉटर न्यूक्लियस तैयार हो जाते हैं, इसके बाद की जो स्टेप होती है वो होती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। देखो यहाँ पे मैंने दिया है, अब ये जो सेल थी राउंडेड शेप थी, यहाँ पे तुम लोग देखो अंदर की तरफ मूव हो रही है, अंदर की तरफ मूव हो रही है ऐसे अंदर की तरफ, और एक बार ऐसी कंडीशन आएगी कि ये दोनों एक दूसरे पे चिपक जाएंगे और यहाँ से पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, ये मटेरियल पूरा डिसॉल्व हो जाएगा और इस तरह से दो डॉटर सेल्स तैयार हो जाएंगे। मतलब एक सेल से दो डॉटर सेल तैयार हो गए और इनकी जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम ही है। इसी टाइप के डिवीजन को हम कहते हैं माइटोसिस। सो माइटोसिस आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया होगा, शॉर्टकट में फिर से समझा देता हूं। माइटोसिस in which one cell gives rise to two genetically identical daughter cells having same number of chromosomes. Mitosis is classified into two types. Mitosis के दो एरिया है, दो मेन स्टेप्स है। One is karyokinesis, second one is the cytokinesis. Karyokinesis is the nuclear division. Cytokinesis is the cytoplasmic division. In karyokinesis there is a four step: prophase, metaphase, anaphase and telophase. Let's see what is early prophase. In early prophase you will see the complete cell in which the nucleolus is there, nuclear membrane is there, chromatin fiber is there and centrosome is there. But what happened in late prophase? In this phase the centromere gets split and moves toward the opposite pole. At the same time, nuclear membranes start to disappear, nucleolus start to disappear, chromosome become more condensed and start to visible. This is the main events in late prophase. After that, the metaphase is there, in which those who are started in prophase, late prophase, now the nuclear membrane get completely disappear, nucleolus get completely disappear. The centrioles moves to its opposite pole and chromosome is now visible and they arrange themselves on an equatorial plane. This is the main character of metaphase. The next phase is anaphase. Now the chromosome who are arranged themselves on an equatorial plane, they are going to be split from the centromere and they reaches to the opposite pole. The splitting occurs by the spindle fiber. Spindle fiber
क्या करेंगे, उसको अपनी तरफ खींचेंगे टुवर्ड द सेंट्रियोल, एंड दिस स्ट्रक्चर इज हैपन इन एनाफेज. आफ्टर द एनाफेज देयर इज द नेक्स्ट, दैट इज टेलोफेज. Inside the telophase is nothing but the that is the reappearance of the prophase, that is reverse of prophase. In this phase, you will find the nucleus get reappear, nuclear membrane reappear, central becomes centrosome, and two daughter nuclei form in the one cell. This is called as the telophase. Telophase is followed by the साइटोकाइनेसिस, जिसे हम लोग साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कहते हैं. एंड आफ्टर द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन वी विल गेट द टू सेल, दैट इज टू डॉटर सेल हैविंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम. इसी को हम लोग बोलेंगे माइटोसिस, एक सेल से दो सेल. ठीक है. इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मियोसिस. मियोसिस में क्या होता है ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले में. ठीक है. Thank you.